वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग ट्रिक्स एंड क्लिप्स। माय नेम इज आलोक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जिसमें आप किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद कर उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हिस्सेदारी जो होती है बहुत छोटा पार्ट होता है किसी भी कंपनी का, लेकिन उसमें आप जो भी कैपिटल आपके पास है वो उसमें इन्वेस्ट करके उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद कर और उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास उसकी हिस्सेदारी रखते हैं। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता है और एक समय आता है जब आपको अगर एक प्रॉफिट जब आपका आ जाता है उस समय आप चाहें तो उसको बेच सकते हैं, या जितने लंबे समय के लिए आप उसको रखते हैं कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ता जाएगा। लेकिन ये हिस्सेदारी खरीदने का लॉजिक क्या है और आप हिस्सेदारी कैसे खरीद सकते हैं, ये जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हिस्सेदारी को खरीदने के लिए ऑप्शन क्या है। क्योंकि ये शेयर मार्केट है और हिस्सेदारी जो होती है उसी को हम शेयर बोलते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में शेयर क्या होता है। शेयर जो है किसी कंपनी का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जो मैंने अभी पहले बताया, जो हिस्सेदारी, राइट। तो सपोज किसी एक इंसान ने एक कंपनी खोली 100 रुपीज की, राइट। उसने एक कंपनी खोली जिसमें उसके 100 रुपीज लगे। अब वो चाहता है कि अब उसने उसको 4-5 साल चलाया। 5 साल चलाने के बाद ये कंपनी उसकी 500 रुपए की होगी, ठीक है। उसकी कंपनी की वैल्यू होगी, प्रॉफिट वगैरह लगा के 500 की होगी। अब वो क्या करता है, अब वो ये चाहता है कि ये जो 500 रुपए की मेरी कंपनी होगी इसमें अब ग्रोथ करूं। अभी तक वो एक सेक्टर में काम कर रहा था, सपोज ही वॉज इन क्लोथिंग, कपड़े वपड़े के काम में था वो क्लोथिंग वाले बिजनेस में था। अब वो चाहता है कि शूज में भी काम करना है और वो शूज में काम करना चाहता है। इसके लिए उसे और पैसे की जरूरत है क्योंकि अभी ये पैसा तो उसका क्लोथिंग वाले बिजनेस में लगा हुआ है। अब वो क्या चाहता है कि मुझे और कहीं से पैसा मिले जिससे मैं इस बिजनेस को और ग्रो कर सकूं, एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर सकूं। उसके लिए वो क्या करता है, वो इन्वेस्टर्स ढूंढता है सबसे पहले जो इसमें और पैसा लगा सके। अब उसमें 500 रुपए उसके लगे हुए हैं। इन्वेस्टर्स कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक उसे आप कुछ दोगे नहीं। कोई भी पैसा आपकी कंपनी में तभी लगाएगा जब उसको उसके बदले में कुछ मिल रहा होगा। आप ये नहीं बोल सकते आप पैसा लगाओ और इतने दिन बाद आपको प्रॉफिट देंगे। अगर आप प्रॉफिट दोगे तो उसके लिए रिटर्न में आप क्या दे रहे हो। तो जो रिटर्न में जो चीज उसको दी जाती है वो शेयर्स होते हैं, कंपनी की हिस्सेदारी। तो ये जो जिसने ये कंपनी खोली है, जिसकी ये कंपनी है, जिसको पैसा मार्केट से चाहिए, वो क्या करेगा, अपनी कंपनी के शेयर्स दूसरों को बेचेगा, हिस्सेदारी बेचेगा। जब हिस्सेदारी किसी और के पास होगी तो ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसको मिल सकता है। क्योंकि अगर आपकी हिस्सेदारी ही नहीं है कंपनी में तो आपको प्रॉफिट किस चीज का मिलेगा। तो वो हिस्सेदारी बेचने के लिए वो क्या करता है, उसके लिए एक ऑप्शन है। हमारे पास एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप ऐसे नहीं हो सकता है ना, मैंने कंपनी खोली और मैं सीधे जाके अपनी हिस्सेदारी किसी को भी बेच दूं। मुझे उसके लिए अपनी कंपनी की पूरी ऑडिट करानी पड़ेगी, उसके बाद ही ये होगा। और इस काम के लिए हमारे देश में अलग अलग एंटिटीज हैं जो ये काम करती हैं। सबसे पहले हमारा सेबी होता है जो सारी जो अप्रूवल देता है कि आपकी कंपनी लिस्ट हो सकती है या नहीं शेयर मार्केट में। और एनएससी के थ्रू लिस्टिंग होती है, एनएससी और बीएससी के थ्रू। तो ये जो है जिसकी कंपनी है वो एनएससी, बीएससी और सेबी के पास जाएगा, उनको अपना एप्लीकेशन देगा कि मेरी कंपनी की वैल्यू 500 रुपए है, मुझे 250 रुपए की जरूरत है कंपनी में बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो अब वो 250 रुपए कहाँ से लाएगा, उसके लिए उसके पास हो गया, उसने बोला 250 रुपए मुझे और चाहिए, तो मैं अपनी कंपनी के शेयर जारी करना चाहता हूँ और उन शेयर्स के बेस पे मुझे मतलब पैसे चाहिए, 250 रुपए और चाहिए। उसके बाद एनएससी एक्सचेंज या फिर सेबी वो जाके उसकी ऑडिट करेंगे, वो भी चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में 500 रुपए इसकी वैल्यू है या नहीं है। अगर उसको उनको सारी ऑडिट करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये कंपनी की वैल्यू इतनी है, तो वो क्या करेंगे, वो उनको अप्रूवल देंगे कि हाँ आप अपनी कंपनी के शेयर्स ला सकते हो। तब वो क्या करेगा, ये 500 रुपए की इसकी कंपनी की वैल्यू है, उसने क्या किया, उसने बोला कि चलो मैं 500 रुपए, 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, तो पूरी वैल्यू उसको कैलकुलेट करनी होगी। पूरी कंपनी की वैल्यू 500 रुपए है, उसने क्या सोचा कि चलो इसके हम 500 शेयर ही निकाल देते हैं, तो एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपए। तो उसने 1 रुपए के एक शेयर के हिसाब से 500 शेयर जो है वो ले आया।
ठीक है, कंपनी को 500 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक शेयर का मतलब है 500 पार्ट्स बनाना कंपनी के। उसने कंपनी के 500 पार्ट्स बनाए। एवरी पार्ट इज वैल्यूड एज 1 रुपी, 1 रुपए के बराबर। हर एक कंपनी का हर एक पार्ट 1 रुपए के बराबर है एज जिस दिन मतलब कंपनी की लिस्टिंग होनी है उस टाइम पे। अब उसने क्या किया, 500 शेयर्स निकाले। 500 में से पूरे अगर पब्लिक में दे देगा तो फिर कंपनी में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कंपनी उसकी नहीं रहेगी। तो वो क्या करेगा, 51% अपने पास रखेगा, राइट। तो जो 51% हो गए, सपोज 500 शेयर्स हैं तो लगभग 260 के आसपास जो है वो अपने पास रख लेगा, और 240 के आसपास कहीं वो पब्लिक में लिस्टिंग के लिए वो ले आएगा। तो अब क्या होगा कि उसने आईपीओ लेके आया वो 240 शेयर्स का, 240 शेयर्स जो थे उसका आईपीओ लेके आया। पर शेयर की वैल्यू है 1 रुपए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसको यहां से 240 रुपए मिल गए। ऑलरेडी उसकी कंपनी की वैल्यू 500 रुपए थी, इसमें उसने 240 रुपए और लगाए। अब ये 240 रुपए लगा के उसने बिजनेस करना शुरू किया। उसने नया सेगमेंट अपना शूज वाला ओपन किया, और उसके बाद उसने काम करना शुरू कर दिया। तो उसने साल भर तक काम किया, बिजनेस किया। उसके बाद उसके ये जो 240 रुपए लगाने के बाद उसको क्या हुआ कि 100 रुपए का और प्रॉफिट हुआ। तो उसकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, 500 प्लस 240 प्लस 100 रुपीज। तो उसकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, 500, 200, 700, 800, 840 रुपए। अब 840 रुपए उसकी कंपनी की टोटल वैल्यू हो गई। तो एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, टोटल शेयर्स कंपनी के जो थे वो थे 500। तो एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक शेयर की वैल्यू आएगी 1.68 रुपीज। और शेयर वैल्यू आएगी 1.68 रुपीज, ठीक है। तो जिसने 1 रुपए का शेयर लिस्टिंग के टाइम पे लिया था उसको 68 पैसे का प्रॉफिट हुआ, मतलब 68% का प्रॉफिट हुआ। पहले उसकी वैल्यू 1 रुपए की थी, अब 1 रुपए 68 पैसे की हो गई, तो उसको 68% का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में लिस्ट कराए जाते हैं, और उन शेयर्स को खरीद कर आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो। अच्छा, सपोज जिसने लिस्टिंग के टाइम पे नहीं लिया था वो बोलता है अब मुझे लेना है, तो उसने क्या किया, उसने कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह चेक की, उसको लगा कि कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट बढ़िया कमा रही है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस उसका 1.68 है। वो पहले तो आईपीओ वाला था जब उसने 1 रुपए का लिया था। अब हमें क्या करना है, हमें लगा कंपनी अच्छी है तो हम इस प्राइस पे लेंगे, 1.68 चल रहा है, इस प्राइस पे हमने बाय कर लिया। अगले 5 साल और वेट किया, इसमें फिर ग्रोथ हुई, ये शेयर 5.68 का हो गया। 5.68 का होने से क्या होगा, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी। 5.68 रुपीज शेयर तब हुआ जब कंपनी की वैल्यू हो गई 2840 रुपए। कंपनी ने कमाया 2840 हुआ, तो उसने 5.68 पर शेयर का प्राइस हो गया 5 साल वेट करने के बाद। तो जो इसने 1 रुपए 68 पैसे का यहाँ पे खरीदा था उसका शेयर 5 रुपए 68 पैसे का हो गया। इसमें इसको 400-500 गुना का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से कंपनी में शेयर्स कंपनी के लिस्ट होते हैं, और लिस्ट होने के बाद उनको एक तो लिस्टिंग के टाइम पे आईपीओ लेकर उसमें से प्रॉफिट कमाया जाता है, वो पहले वाला एग्जांपल था जहां पे 1 रुपए का लिया और 1 रुपए 68 पैसे का हो गया। दूसरा ऑप्शन वो होता है कि कंपनी का शेयर लिस्टेड है, ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और उसको हमने खरीदा पहले जो 1.68 पे था, फिर उसको बेचा जब वो बढ़ गया 5.68 पे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या ये इतना ही आसान है जितना मैं बता रहा हूं। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी में 1.68, फिर उसका जो प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से कंपनी के शेयर की वैल्यू 5.68 हो गई। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। लॉजिक यही होता है कि कंपनी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही शेयर प्राइस बढ़ता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मार्केट में शेयर प्राइस कई बार कंपनी की वैल्यू बढ़ने के बाद भी कई बार नहीं बढ़ता, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर उस शेयर में उस कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं बढ़ता है। बट मोटा मोटा समझने के लिए लॉजिक यही होता है कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि इतना आसान नहीं होता कि आपने 1.68 का खरीद लिया और खरीद के बैठ गए, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको मॉनिटर भी करनी पड़ती।
वो चीज़ें मैं बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप बैलेंस शीट चेक करोगे, उसके बाद बैलेंस शीट चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन है क्या। वैल्यूएशन वहीं से निकलती है, बैलेंस शीट में सारी डिटेल्स होती हैं। प्रॉफिट हर साल कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, कंपनी की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू। जब एक्चुअल वैल्यू आपको पता होगी तो उसकी पर शेयर वैल्यू आप निकाल सकोगे। पर शेयर वैल्यू से जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, वो अगर कम है तो आप उसको खरीद सकते हो, ज्यादा है तो आप उसको नहीं खरीदोगे, क्योंकि वो शेयर की वैल्यू अगर उसके कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से 1.68 होनी चाहिए और आप 5.68 पे खरीद रहे हो, तो आपका लॉस होगा, क्योंकि वो बाद में गिर ही जाएगा ना शेयर प्राइस। इसलिए ये सारी स्टडी करने के बाद ही आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें चीज होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग। तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा कि क्या ये गैम्बलिंग है, बट ऐसा नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये एक बाकी दूसरे बिजनेसेस की तरह ही बिजनेस है। क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस करो, अगर आप उसको ठीक से नहीं करोगे, आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, किस आप ठीक से उस पर काम नहीं करोगे, तो आपका वो भी गैम्बलिंग है। आप कोई भी शॉप, कोई भी दुकान खोल लो जाके, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, तो अगर आप उसको ठीक से नहीं करते हो, उसमें सारी स्टडी करके नहीं करते हो, तो वो आपके लिए गैम्बलिंग ही रहेगा। लेकिन अगर आप सारी स्टडी करके, प्रॉपर रिसर्च करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तब उसको आप बिजनेस कहते हैं। तो जो ट्रेडिंग है, ये भी एक बिजनेस ही है, प्रोवाइडेड आप इसमें सिस्टम से काम करो। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आप ये देख के शुरू करते हो ना कि मेरे पास 5,000 रुपीज है, तो मैं उसके हिसाब से कौन सा बिजनेस होगा उसके हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बट क्या होता है, शेयर मार्केट में लोग आते हैं, लोगों के पास 5,000 रुपीज होते हैं, लेकिन वो बिजनेस करते हैं जैसे उनके पास 5 लाख रुपीज है। लीवरेज लेकर वो काम करते हैं, इसलिए वहां पे लॉसेस होते हैं, और इसलिए उसको गैम्बलिंग बोला जाता है, क्योंकि आप एक्चुअल में गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं और आपको कुछ कोई भी बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करना है, तो आप 5,000 रुपए से स्टार्ट करोगे तब तो ठीक है। आपने क्या किया, 5,000 रुपए की खाली दुकान दुकान ले ली और उसके बाद 5 लाख का माल लोन पे लेके भर दिया, तो वो तो गैम्बलिंग है ना। आपको कुछ पता नहीं है, इन एंड आउट पता नहीं है, आपने बस लेके सामान भर दिया और उसके बाद पता नहीं आपका प्रॉफिट होगा नहीं होगा। उसी तरह से शेयर मार्केट में भी है कि अगर आपके पास 5,000 है, स्पेशली जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, तो सिर्फ उसी से आप ट्रेड करो। कोई भी लीवरेज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लीवरेज हमेशा नुकसान पहुंचाती है। आप 5,000 में अगर 5 लाख का माल लोगे, तो फिर आप उसका रिस्क नहीं झेल पाओगे। प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 5,000 रुपए लगाए हैं, उसमें से 200-500 रुपए का लॉस होता है तो आप झेल जाओगे। लेकिन अगर 5,000 की जगह आपने 5 लाख लगा दिए और उसमें 200-400-500 का लॉस 5,000 के हिसाब से हो रहा है, तो 5 लाख के हिसाब से कितना लॉस होगा? 1.5-2 लाख का लॉस होगा। वो लॉस कहाँ से भरोगे जब आपके पास ऑलरेडी 5,000 रुपए थे? इसलिए इसको बोलते हैं कि गैम्बलिंग है। तो वो काम हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ट्रेडिंग सिस्टम से करोगे तो वो गैम्बलिंग नहीं है। शेयर मार्केट जो है वो एक बिजनेस है। अब शेयर्स कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं? शेयर खरीदने और बेचने के लिए हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। डीमैट अकाउंट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है आपके पैसे रखने के लिए, वैसे ही आपका डीमैट अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। शेयर्स रखने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होता है, और उसके लिए हमारे पास दो एंटिटीज हैं। जैसे हमारे पास आरबीआई है, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए, शेयर्स को जो भी कंपनी देखती हैं, जो एंटिटीज देखती हैं, वो सीडीएसएल और एनएसडीएल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सीडीएसएल में हम अकाउंट कैसे खुलवाएंगे? डायरेक्टली जाके तो वहां खुलवा नहीं सकते, तो हमारे बीच में आता है एक ब्रोकर। ब्रोकर जो है एक ट्रेडर और सीडीएसएल, डीमैट, जहाँ पे आपके डीमैट अकाउंट्स होते हैं उनके, और एक्सचेंजेस जो होते हैं एनएससी एंड बीएससी, उनके बीच में एक चेन का काम करता है। हम डायरेक्टली ना एनएससी पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिनके खुलते हैं उनके लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट अगर हमारे आप जैसे छोटे अकाउंट्स होल्डर्स हैं, उनको किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। तो सीडीएसएल में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, और
उसके बाद वो ब्रोकर आपका अकाउंट CDSL में जाके खुलवाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट उसके ब्रोकर के पास होगा जो NSE और BSE से लिंक्ड होगा। तो जब आप कोई भी ट्रेडिंग करोगे तो NSE के थ्रू मतलब आपकी शेयर बाइंग और सेलिंग जो होगी या तो NSE पे होगी या BSE पे होगी। दो ही ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सचेंजेस हैं जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमारे पास ब्रोकर्स अब कौन कौन से हैं? आप किस ब्रोकर के पास जाओगे? ब्रोकर्स बहुत सारे हैं, ज़ीरोधा है, IIFL है, अपस्टॉक्स है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इनके कुछ मिनिमम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं, उसके अलावा आपका ट्रेडिंग चार्ज भी होता है, ब्रोकरेज होता है। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रोकरेज चेक करना। कोई भी अकाउंट खोलने से पहले ज़रूरी है कि आप ये ज़रूर चेक करें कि उसका ब्रोकरेज कितना है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग चार्ज तो वन टाइम होता है, लेकिन ब्रोकरेज आपको हर ट्रेड पे देनी पड़ती है। तो आपको ब्रोकरेज जिसकी कम है उसी पे खुलवाना चाहिए। हमारे पास डिस्काउंट जो ट्रेडर ब्रोकर्स हैं उनमें से ज़ीरोधा अपस्टॉक्स मैंने बताया, एक है IIFL के थ्रू भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए हम आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। और इसकी जो ब्रोकरेज है 20 रुपीज़ फ्लैट है, 20 रुपीज़ फ्लैट, हर एक ट्रेड पे आपका 20 रुपीज़ लगेगा। तो ये हमारी ब्रोकरेज चार्जेस हैं IIFL के, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। बाकी इस पर ट्रेड कैसे करना है, सिस्टम कैसे, एप्लीकेशन क्या है, कैसे बाइंग और सेलिंग की जाती है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। Don't forget to like, subscribe and share.